नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से कहें तो मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। खासतौर पर लास्ट वीक हम देखें तो मार्केट में कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। बड़े निवेशक या छोटे निवेशक थोड़ा सा जिसको कहते हैं अनइंटरेस्टेड टाइप के दिख रहे थे। क्योंकि कोई बहुत बड़ा शायद ट्रिगर नहीं मिल रहा होगा या कंफ्यूजन है और मार्केट में कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट हो नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट को यहाँ से ड्राइव कौन करेगा ऊपर, कैसे जाएगा ये ऊपर? क्या उसको ट्रिगर्स चाहिए या कोई बड़ी घटना हो तब वो चलेगा ऊपर? कई बार ये भी हुआ कि क्रूड में तेज़ी आई, लास्ट वीक काफ़ी ऊपर 95 टच किया उसने, लेकिन मार्केट ने उसको भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। बॉन्ड यील्ड का इतना बड़ा ग्लोबल कांड हो गया, उसको भी उसने कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि उसकी वजह से कोई डायरेक्शनल मूव आया हो। एक आध दिन का मूव हुआ, उसके बाद ठीक हो गया। तो ये तमाम सारे सवाल हम सुनील सर के साथ डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ मेरे मन में प्रश्न भी आ रहे हैं जो हम देखेंगे। पहले तो ये देखिए, 17 से 21 अगस्त का जो डेटा है मार्केट का, उसमें 0.5% का मूव, केवल इतना बड़ा मूव हुआ है। बाकी सब में देखिए 1% चलना ही मुश्किल था। कुछ सेक्टर जो इस बार चलते हुए दिख रहे हैं वो पिछले हफ्ते गिरे हुए थे, तो इस हफ्ते चल गए। तो इससे भी कोई डायरेक्शनल मूव नहीं बन रहा। आईटी कमजोर हुआ इस बार फिर से। एफआईआईस का फिगर तो और ही कमाल का है, 17,000 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, फिर भी मार्केट में कोई मूव नहीं है। 1,600 करोड़ की एफआईआईस ने केवल हल्की सी सेलिंग की है, तो उसको भी बहुत ब्लेम नहीं कर सकते। देन आई हैव 3 क्वेश्चंस कि बुल केस और बेयर केस के ट्रिगर्स क्या हैं, कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन लेगा ऊपर या नीचे का तो उसके लिए क्या उसको खबर चाहिए, क्या ट्रिगर होंगे। और दूसरा, ये जो बॉन्ड यील्ड वाला मामला हुआ ना, दरअसल ये बहुत बड़ी स्टोरी है। जो स्कॉट बेसेंट है अमेरिका के वित्त मंत्री, उनको वहाँ ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं, उन्होंने उन्होंने फेडरल रिजर्व का काम किया। बोला मैं बाईबैक करूंगा और पूरी बॉन्ड यील्ड को एक कुछ घंटों के लिए नीचे ले गए और फिर से वापस चलेगी वहीं पे। तो ये भी एक बड़ी घटना है, इसको भी समझना चाहिए। और फिर मिड और स्मॉल कैप में जो तेजी बनी हुई है, क्या वो सेफ है? क्योंकि हमारे छोटे नीडी जो लोग हैं वो लोग खरीद खरीद के बैठे हुए हैं। तो सुनील सर देखिए मुस्कुरा रहे मेरे तीसरे क्वेश्चन पे, नीडी वाले। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब बताइए ये थैंक यू। 3 सवालों का हल क्या है? देखते हैं, तो पहले शुरुआत करते हैं बैर केस ट्रिगर्स के लिए। कि जैसे आपने कहा कि एक्चुअल ट्रिगर्स ट्रिगर्स कुछ नहीं है, ये जस्ट जो चीज़ अभी हावी है मार्केट के ऊपर, उनका डायरेक्शन जो ट्रैक करना चाहिए। तो फर्स्ट इज एफ आई आउटफ्लोस। इस हफ्ते भी देखा 1,600 करोड़ का नेट नेगेटिव था। भले ही पहले का नेगेटिव से बहुत कम है, बट फिर भी अगर एफ वापस नहीं आएंगे तो मार्केट बुल में नहीं जा सकता है। तो ये सस्टेन्ड फॉरेन सेलिंग तो अभी जारी है, क्योंकि तेल के दाम में बढ़त हेल्प नहीं कर रहा है एफ को वापस आने में। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में एक ब्रेंड क्रूड का इम्पैक्ट देखेंगे अभी अगली स्लाइड में, मगर ब्रेंड क्रूड का ना ही कई सेक्टर्स के ऊपर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर ही आता है, तो फिर इंडिया का रिस्क लेवल बढ़ जाता है। तो एफ के लिए वो पॉजिटिव नहीं होता है। और मैंने बताया कि एफएक्स और क्रूड, उसको नेक्स्ट लाइन में। और एफएक्स की बात करें, देखिए बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि अरे आरबीआई को इतना कितना अभी $56 बिलियन आ गया, उसके बाद आरबीआई गवर्नर ही कह रहे हैं कि 80 बिलियन तक पहुंच जाएगा 31 अगस्त तक। मगर क्या है कि ये 80 बिलियन अब्जॉर्ब हो जाता है, शॉर्ट टर्म में रुपी का सपोर्ट बन जाता है, बट मीडियम टर्म में जब तेल बढ़ता है तो ये पूरा का पूरा आपको उसका हवा निकल जाता है, बिकॉज ऑयल इंपोर्ट बिल हमारा ह्यूज है। तो इसी ये सब टेम्पररी मेजर है और आरबीआई इसलिए रोक रही है उसको। ऐसा नहीं है कि और ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, कि ये महंगा पैसा है, बिकॉज ये 3 साल का फॉरवर्ड लॉक कर रहे हैं। तो आरबीआई यानी देश को उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। बैंक तो जम के जाके ले लेंगे पैसा, बिकॉज कॉस्ट तो आरबीआई ले रही है, मगर देश के लिए वो नुकसान है कि अगर 3 साल के लिए आप लॉक इन कर रहे हैं, इतना कॉस्ट देश को देना पड़ेगा ना। तो नेचुरली मैं समझता हूँ कि 80 बिलियन से वो संतुष्ट होंगे। और इसीलिए रुपी का जो वीकनिंग ट्रेंड होगा, राइट, वो वंस ये अगस्त 31 खत्म होता है, वापस एक वीकनिंग ट्रेंड शुरू हो सकती है। तो वो भी एक तरह से मार्केट के लिए एक मैं कहूँगा हेडविंड है। और कंजम्पशन का स्लो डाउन की बात इसलिए हो रहा है, मानते हैं कि ऑटो की सेल्स जून और जुलाई में बहुत बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर
मॉनसून की सिचुएशन अभी भी स्काईमेट का कहना है कि 85% ही मॉनसून की एफिशिएंसी होगी। अपना इनमेट का जो आईएमडी का है उनका कहना है कि इट विल बी 90 to 92%। तो फर्क है, मगर इट इज अ शॉर्टफॉल ऑफ द मॉनसून, तो उसके कारण रूरल डिमांड में, मगर मेरा मानना है कि एक्चुअली सोइंग बच गई है। तो ये इतना नेगेटिव नहीं है जितना पहले सोच रहे थे, बट फिर भी मार्केट के ऊपर वो एक एफएमसीजी के लिए एक नेगेटिव हवा है। और वैल्यूएशन का देख रहे हैं तो हमारी इंडियन मार्केट सस्ता नहीं है अभी भी। हम कह रहे हैं कि 5 ईयर एवरेज के करीब है, 10 ईयर एवरेज के करीब है, मगर दो चीजें इसमें, एक है कि कोई ये एवरेज देख के नहीं डालता है। इंडिविजुअल सेक्टर्स फंड मैनेजर्स खरीदते हैं, वो फॉरवर्ड की देखते हैं कि क्या अर्निंग्स ग्रोथ उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगी। ये देखकर कि 5 साल का एवरेज में आ गया तो आज मैं खरीदूंगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके बारे में सोचता है, क्योंकि एफआईएस होते हैं तो ये वो बाकी देश के एवरेज के हिसाब कंपेयर करते हैं, उनको अपना देश का हिस्टोरिकल एवरेज से कुछ संबंध नहीं है। तो उस हिसाब से अभी भी मार्केट प्रीमियम में है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो ये एक तरह से मैंने समराइज किया। इसके अलावा स्पेसिफिक बैर ट्रिगर है कि एमपीसी की मीटिंग अच्छा रिसीव हुआ, क्योंकि रेट को उन्होंने पॉज किया, न्यूट्रल स्टांस भी रख लिया, और ग्रोथ का भी उन्होंने अच्छा नंबर दे दिया। मगर वो गवर्नर ने ही मिनट्स में लिखा है कि देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर रेट कट। तो ये क्लियर सिग्नल है कि राइट, इफ देयर इज नो रेट कट, फिर पॉजिटिव ट्रिगर कहां से मार्केट को पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए। और 3 मेंबर्स अगले स्लाइड में देखोगे आप, 3 मेंबर्स ने राइट कहा कि रेट हाइक का पॉसिबिलिटी लेटर इन द फाइनेंशियल ईयर आ सकता है। तो अगर कमिटी मेंबर्स ऐसे सोच रहे हैं तो इसका असर सीधा दिखा कि इंडिया का 10 ईयर यील्ड बढ़ने लगा। राइट। तो ये अगर रेट हाइक आती है तो माहौल बिल्कुल इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ये ट्राई करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी नेगेटिव थोड़ी पॉजिटिव भी है। नेगेटिव है क्रूड ऑयल की राइस की बढ़त, पॉजिटिव है सोइंग सीजन का, जो मैं बाद में डिक्लेयर करता हूँ। मगर इन द मीन टाइम और एक जो नेगेटिव है वो है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने, अगले स्लाइड में होगा, एक सर्वे किया था एक्टिव फंड मैनेजर से, बोफा का सर्वे है ये, ओके, कि वेयर आर यू ओवरवेट, हाईएस्ट ओवरवेट, वेयर आर यू अंडरवेट। इंडिया में 32% फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि वो अंडरवेट है। एज इट इज हमारा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 20% से लेकर अभी 11% गिर गया है। अब कोई उसके ऊपर अंडरवेट भी है तो वो समझे कि 9 या 10 या 8 ही रख रहा है इंडिया का वेटेज। तो ये सर एफआई उसका का जो लॉजिक भी है, उनकी दिलचस्पी है, ताइवान, जापान, कोरिया, एआई वाला हवा अभी गया नहीं है। तो सर ये 1-2 ईयर फॉरवर्ड जो देखें हम लोग, तो इंडिया अभी भी 18 पे चल रहा है, और ताइवान 10 के फॉरवर्ड भी पे है। तो भले ही हमारा 40-50% है, यस, हमारी 12 भी नहीं है ठीक से, तो ओनली बावजूद मार्केट उससे वेयर इज वैल्यूएशन जाता है। China is undervalued and also underweight. That is the only market which is also undervalued, but is also underweight because कोई होप नहीं है कि उधर बड़ा रिवाइवल होगा, राइट। तो ये स्थिति है जो हमारी मार्केट को एक बुल फेज, एक चीज मानना पड़ेगा भैया, बुल फेज आना है तो एफआई की वापसी जरूरी है। डोमेस्टिक के पास जितना पैसा है वो डाल रहे हैं, अभी बुल आना है तो और कहां से पैसा आएगा डीआई को डालने का, जो है हाथ में डाल रहे हैं। क्या 5% कैश रखा, 5% डाल सकते, 5% से मार्केट क्या लाइफ टाइम है पहुंच सकता है क्या? तो ब्रूटल रियलिटी ये है। कितना भी आप देखे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है कि एफआईआई होल्डिंग ड्रॉप्स टू सो मच लो, डीआई होल्डिंग गॉस अप। अरे क्या फायदा उसका? पास्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, फ्यूचर के लिए आप आत्मनिर्भर भारत रख के डीआई से काम नहीं चला सकते। मार्केट में बुलिश ट्रेंड आना है तो आपको
FIS की वापसी जरूरी है, ये बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल में ये एक आज एक हवा है कि फंड मैनेजर्स इन एडिशन टू इमर्जिंग मार्केट पैसिव फंड्स की जो वेटेज है वो गिर गई है इंडेक्स में, उसके ओवर एंड अबव अंडरवेट भी कर रहे हैं। तो कैसा पैसा आएगा आपके लिए, ये स्थिति में बदलाव आनी चाहिए, और वो आएगी शायद जब उनको लगे कि ताइवान और कोरिया अंडरवैल्यूड है, और 10-15 के पी में कहां से वो अंडरवैल्यूड बनेंगे। सो दिस इज अ रियलिटी, तो इसीलिए मार्केट का वो फेस ऐसा रहेगा। मगर बुलिश इंडिकेटर्स है कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, तो मैं बता रहा हूं। तो सॉरी, एक और बैरिश है, ये $10 ब्रेंट बढ़ गया तो मैक्रो पे क्या इंपैक्ट होगा। अब 92-93 में है, समझिए कि 100 पार कर दिया, तो करंट अकाउंट डिफिसिट से लेकर इन्फ्लेशन को लेकर, जीडीपी ग्रोथ को लेकर, फिस्कल डेफिसिट को लेकर, तो ये एफआईएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इंडिया का रिस्क जजमेंट, राइट। तो वो अभी ट्रम्प की बातें सुनकर तो नहीं लग रहा है कि अभी गिरने वाला है तेल का दाम, अभी वो इकोनॉमिक वॉर पे उतर गए हैं, राइट। तो ये है, और नेचुरली इसका जो अभी ऑलरेडी 90 प्लस में है उसका सेक्टोरली ऑलरेडी इम्पैक्ट है। देखिए कितने सेक्टर पर ये $90 का ही क्रूड का इम्पैक्ट नेगेटिव है, राइट। अपस्ट्रीम एनर्जी, फिर जो भी है उधर लिखा है ना मैंने, सेकंड वाला क्या है, OMCs है, ऑटो है, पेंट, टायर, स्पेशलिटी केमिकल है, राइट। तो ढेर सारे सेक्टर्स है मार्केट के अंदर जिसके ऊपर ऑलरेडी ये देखिए 72 तक गिरा था तेल का दाम, अब 72 से 90 यानी 18 $20 ही बढ़ गए, अभी 93 के पास है। तो ये $20 का इम्पैक्ट अगले क्वार्टर की अर्निंग्स में दिखेगा ना, करेक्ट। तो ये भी एक बैरिश इंडिकेटर है कि तेल का वापस 90 को पार करना, और उम्मीद है कि 100 भी नहीं पार होगी, जिस पर बहुत सारा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आ सकता है, राइट। तो अब बात है बुल केस का ट्रिगर क्या है। पहली बात है कि मार्केट गिरने के लिए मुश्किल है, बिकॉज अभी भी 25-30 हजार करोड़ एफआईएस को मिल रहे हैं, राइट। तो डीआईएस को, सॉरी एफआईएस कहते हैं मैंने, डीआईएस को मिल रहे हैं, तो किसी भी हालत में उतना गिरावट आकर ये बैर ट्रिगर नहीं हो सकता है। मैंने इसलिए बुल में डाला है, यानी इट्स एन एंटी बैर ये मार्केट को बढ़ाएगा नहीं मगर एटलीस्ट गिरने से प्रिवेंट करेगा। सेकेंड, अर्निंग्स अपने लास्ट वीक में डिस्कस किया, ठीक ठाक था, राइट। वी सॉ कि एडजस्टेड अर्निंग्स में 11 to 12% लार्ज कैप, 22% मिड कैप, 33% स्मॉल कैप। तो टॉप 500 कंपनीज का अर्निंग्स ठीक था, उसके बाद ही थोड़ी टेल में कमी थी। तो यू कैन से दैट डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ थी, तो टू सम एक्सटेंट वो इन्वेस्ट करने के लिए एक पॉजिटिव है। फिर कैपेक्स साइकिल का थोड़ा ग्रीन शूट्स दिख रहा है, वो एलएनटी की अर्निंग समरी और रिलीजेस से भी दिख रही है। उसके अलावा देखें तो डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक कैपेक्स। तो कैपेक्स का एक मल्टीप्लायर साइकिल होता है जो लॉट ऑफ स्मॉलर कंपनीज को भी बेनिफिट करेगा। तो आई थिंक वो अच्छी खबर उभरती आ रही है। और अल्टीमेटली सॉवरेन लेवल पे जितना भी ऑयल का प्राइस हो गया, हमने अच्छा हमारा फिजिकल सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरह मैनेज किया। तो मेरा मानना है कि अगर तेल, अभी उसका काउंटर मैंने डाला है कि तेल और $10 बढ़ता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, मगर अब के लिए डेफिनेटली, अब वो लोग कहेंगे मैं मोदी भक्त हूँ या बीजेपी भक्त, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमने इस शार्प इंक्रीज इन ऑयल प्राइस को फिजिकली रीजनेबली मैनेज किया है, राइट। लोगों के ऊपर भी उतना नहीं असर आने दिया जितना बाकी देशों में हुआ। तो मैं मानता हूं कि देखिए अभी भी इन्फ्लेशन आरबीआई के जोन के अंदर ही है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक सिग्नल अच्छी है, स्टेबल हमारी सॉवरेन मैट्रिक्स के बारे में अच्छी है, तो ये एक बुल के लिए सपोर्ट करती है। इसके अलावा कुछ और ऐसे सर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, ये जो 30,000 करोड़ हर महीने आ रहा है, ये बहुत कमाल की चीज है। मार्केट में तेजी नहीं है, रिटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन लोग डाले जा रहे हैं नियम से, धर्म भाव से। व्हाई?
क्या इसके पीछे की सोच क्या है? या क्या ये इसलिए कि हमारी इकोनॉमी बड़ी फॉर्मलाइज हो गई है, तो लोगों के पास पैसे हैं तो मार्केट में डाल रहे हैं, या उनको कोई और एवेन्यू नहीं मिल रहा है कि जहां डालें, या तीसरा इतना उनको मेंटली ट्रेंड कर दिया गया है कि इक्विटी में पैसा बन ही जाता है, लॉन्ग टर्म में 10-12% रिटर्न आ ही जाता है, बेस्ट इन क्लास रिटर्न इसी में से आता है। क्यों लोग पैसे इसमें लगा रहे हैं जबकि उनका रिटर्न पिछले 2 साल से नहीं बन रहा है? इसलिए कि एक एसआईपी की शुरुआत होती है तो लोग बीच में उतना नहीं रुकते हैं। ये ढेर सारा एसआईपी एक साल पहले से ही आप देखा कि 25,000 करोड़ प्लस एसआईपी बुक चल रही थी, राइट। इंक्रीमेंटली अब और 5,000 करोड़ ऐड हुआ है बस। तो जो पुरानी एसआईपीआं हैं बाय एंड लार्ज देखें तो दे लॉन्ग टर्म एसआईपी है, 5 ईयर और 10 ईयर एसआईपी। तो उस हिसाब से लोग जाके उसको इतनी जल्दी से बंद नहीं करते, इसलिए आपको इंक्रीमेंटल जो हो रहा है वो उसके ऊपर हो रहा है, नंबर 1। तो एसआईपी का ऐसा नहीं है। सेकंड चीज है कि 1 साल पहले तक 2 साल का रिटर्न बढ़िया था, आज के दिन में भी 3 साल का रिटर्न ठीक ठाक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो सही काम कर रहे हैं कि एक वो लॉन्गर टर्म स्टोरी दिखा रहे हैं कि 3 साल 5 साल में देखिए स्टॉक मार्केट रिटर्न भले ही 1 साल 2 साल में अच्छी नहीं है, अगले 3 साल 5 साल में वो 3 साल 5 साल वाला रिपोर्ट हो सकता है। वो एक सोच है। सेकंड ये है कि ये एसआईपी एक कैश फ्लो का सोल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट का सोल्यूशन नहीं है। हर महीने तनख्वाह आती है महीने, तो महीने में उसको निकाल के डाल दो। ये एक कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जाके उसको बताया कि देखिए इसका गोल है बेटी की शादी हो, बेटे की पढ़ाई हो, जो भी है उसके लिए आप निवेश करो और आपके महीने में तनख्वाह 50,000 रहता है तो उसमें 5,000 या 10,000 ऐसे इन्वेस्ट कर लो। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सेल्स एंड टैक्टिक। इट इज नॉट लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न को चेस ज्यादा करता है। पर ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स ही, और इसमें एम्फी का जो एडवर्टाइजमेंट है, म्यूचुअल फंड सही है, ये सब का भी थोड़ा थोड़ा काम है। पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है स्मॉलर टाउन्स, बी टाउन, सी टाउन्स में। तो ये एक मिलजुल के तो एज एन एसआईपी मार्केट में कोई नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव न्यूज आता है तो इतनी आसानी से एसआईपी बुक घटती नहीं है, बिकॉज इट इज लाइक अ महीने महीने में ऑटो डेबिट की तरह जा रहा है। अब एवेन्यू अभी उसका मंथली जा रहा है, अब उसका ऑप्शन क्या है, मंथली पैसे का ऑप्शन क्या है, या तो ईएमआई करके तो गाड़ी खरीदो या फिर बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में डालो, राइट। जब रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, जाके 5 साल का रिकरिंग डालो तो आपको सीधा पता लगता है कि 5 साल के बाद कितना पैसा आएगा आपको। 10,000 60 महीने के लिए डाला तो नाम क्लियर है। तो क्या है कि इसमें अनसर्टेनिटी है कि उससे भी बेहतर हो सकता है। तो नोन चीज, इतना मेरा डाला मैंने तो इतना आया करके, अगेंस्ट दैट यू हैव अ होप कि बेटर हो सकता है। और कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि 5 साल के बाद मुझे एसआईपी से नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। तो ये है कि एसआईपी का पिचिंग मैं कहूंगा कि एक सही तरह से हुआ है कि एक है कैश फ्लो की मैचिंग, दूसरी है लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग के हिसाब से वो शुरू करो, ताकि जब एक व्यक्ति सोचता है कि क्या मैं ऐसा भी बंद करूं तो उसका गोल को बंद कर रहा है। तो दिस आर ऑल द थिंग्स विच मैंने एमसी इंडस्ट्री से देखा है कि ऐसी हमने कोशिश की कि पिच ऐसा हो। तो इट्स नॉट सो मच के ये फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा कर रहा है उसमें 5 साल का ऐसा भी डालो, नो, दैट ये फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा चल रहा है इज अ लमसम टारगेट के लिए, मुझे अभी 10 लाख चाहिए तो उसके लिए मैं पास रिटर्न्स दिखाकर पैसा उठाने की कोशिश करूंगा। और जब एसआईपी पिच होती है तो ऐसा नहीं कि ये देखिए 3 साल में इतना रिटर्न है इसमें एसआईपी शुरू, एसआईपी का स्टोरी ही शुरू होता है कि भैया बेटी है, बेटी की शादी होगी 15 साल में, उसके लिए आप निवेश अभी तनखे से आप 5% आपका जो सेविंग्स है उसको एसआईपी में डालो। ऐसी पिच होती है तो नेचुरली कस्टमर की भी एक सोच इज एसोसिएटेड विद दैट गोल। तो इतना इजीली वो गोल को गिव अप करके अरे भैया फंड ने परफॉर्म नहीं किया, क्वेश्चन जरूर पूछेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कि आपने कुछ प्रॉमिस किया, देखिए 2 साल में कोई रिटर्न नहीं बना, तो उसका काउंटर भी वो प्रेस करेगा कि ये बैड टाइम है, बैड टाइम में ज्यादा आपको यूनिट्स मिल रहे हैं, तो गुड टाइम्स आएंगे तो आपकी
दुगना बेनिफिट होगा, रुपी कॉस्ट एवरेज की बेनिफिट। तो मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स ऑफ द कंट्री फॉर द एसआईपी। अनडाउटेडली मैं कहूंगा कि वही है मेन कारण ये एसआईपी का टिक के रहना। इवन मंथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा कि एसआईपी गिरे नहीं। सो दैट्स वेयर आई थिंक द पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट सही किया है इंडस्ट्री ने डिस्ट्रीब्यूटर्स में। ओके, तो अब आ गया खरीफ सोइंग। हाँ, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज में, इसलिए मैंने बोल में डाला है कि मानसून की शुरू होते ही जून महीना खराब था, 35% शॉर्टफॉल था मानसून का, और इतना एल नीनो, अरे किसी के पास जाओ एल नीनो की बात करता है। एल नीनो बिकेम कॉमन लैंग्वेज, हर व्यक्ति एल नीनो और उसका खराब आउटलुक। बट देखो अभी क्या हुआ है, एल नीनो खबर नहीं, अभी अगस्त सितंबर में आएगी, मगर सोइंग जो मैं दिखा रहा हूं 1030 लाख हेक्टेयर टोटल, एंड इट इज मार्जिनली अहेड ऑफ लास्ट ईयर, एंड ओनली क्रॉप वेयर इट इज लोअर इज कॉटन। बाकी सभी क्रॉप्स में लास्ट ईयर का जितना सोइंग हुआ उसके इक्वल या बेहतर ही हुआ है। तो मेरे लिए मैंने बैर केस में इसको डाला था कि रूरल इन्फ्लेशन, मगर ये इसमें एक चीज है, मैं स्लाइड में नहीं डाला, कि जो हार्वेस्ट करते वक्त जो मॉइस्चर होता है ग्राउंड में वो यील्ड को डिटरमिन करेगा। तो सोइंग एक बात होती है, यील्ड अलग बात होती है। तो अभी भी चांसेस है कि वो यील्ड कम आ सके और ज्यादा भी आ सके, पता नहीं। तो वो रिस्क इसलिए मैंने बैर में भी उसको एक तरह से डाला, मगर सोइंग के हिसाब से ये मॉनसून इतना खराब नहीं जितना डरा गया था। भले ही मॉनसून की क्वांटिटी में शॉर्टफॉल हो, खरीफ सोइंग में वो शॉर्टफॉल नहीं दिख रहा है। तो एक तरह से जितना भी किसी ने शॉर्ट बुक बिल्ड किया था मॉनसून रिलेटेड सेक्टर्स में, थोड़ा उसको अनवाइंड तो करना पड़ेगा, कुछ खबर उतनी बुरी नहीं है। तो एक तरह से द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इज अ पॉजिटिव, मैं कहूंगा कि खरीफ की सोई ठीक ठाक है, तो वो एक बुलिश सिग्नल ही मानना पड़ेगा। फिर अगली बात है कि पीएमआई, अभी ये कल आया था एचएसबी का मार्जिनल इंप्रूवमेंट, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि भले ही थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में स्लो, सर्विसेज ने कॉम्पेंसेट किया, बट 61 कंसेक्यूटिव मंथ्स 50+ ईएमआई अपना रहा है। तो इकोनॉमी के बारे में आप इतना क्या, कितनी मुसीबतें हमने देखा है पिछले 5 साल में यार, राइट? बट इकोनॉमी तो ठीक ठाक चल रही है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को ब्लेम करके स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स को ब्लेम करना सही नहीं है। उसका रीजंस कोई और है, वो फ्लोज है, लिक्विडिटी है, न्यूज है सब, बट नॉट कोर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी कंसिस्टेंटली 5 साल से एक्सपेंशन मोड में है, प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी, तो समथिंग इज गोइंग राइट इन द इकोनॉमी। तो यू कैन नॉट ब्लेम दैट फॉर द मार्केट। यस, ये थोड़ा वीक था क्योंकि मार्च 22 के बाद ये सेकेंड वीकेस्ट है, मगर अगर 54.6 वीकेस्ट है तो सोचिए कि क्या सिचुएशन थी। वी वर एट 57, 58 आल्सो इन सम मंथ। तो मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक को ब्लेम करना छोड़िए, राइट? इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, तो इसके कारण आपको कोई डरने की वजह नहीं है। इनफैक्ट ये बुलिश सिग्नल ही मैं कहूंगा। और ये पीएमआई सबको पता है ना क्या है, एक मिनट, तो जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूं कि यह है परचेज मैनेजर इंडेक्स। और ये गणित कैसे होता है, दुनिया के दिग्गज कंपनियां 50-100 जो भी ये दिग्गज कंपनियां, उनके परचेसिंग मैनेजर से ये सवाल पूछा जाता है कि भैया अगले महीने में पिछले महीने के माफिक आप रॉ मटेरियल जो खरीद रहे हो वो ज्यादा कर रहे हो कि कम कर रहे हैं? ज्यादा माने +1, कम माने -1, सेम माने 0। फिर इसको इकट्ठा करते हैं और जितने +1 को जुड़ो, 100 लोगों से पोल लिया, 50 से ज्यादा ने कहा ज्यादा खरीद रहा हूं, तो इंडिकेटर क्या है, मैं क्यों रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदूंगा जब मेरी ऑर्डर बुक बढ़ गई हो। तो ये एक अच्छा प्रिडिक्टिव इंडिकेटर है।
मार्केट में हम सब नॉर्मली पास्ट डेटा को देखते हैं, तो ये वन ऑफ द फ्यू इंडिकेटर है जिसका प्रेडिक्टिव कैपेसिटी अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर है। तो इसलिए मेरे मन में जब भी मैं सुंदरम में था, ये मुझे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में मानता था कि आने वाले दिन की सोच। नहीं तो जो भी जीडीपी का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, ईपीएस का डेटा, ये सब पास्ट की बात होती है। फ्यूचर की बात पीएमआई से आती है और अर्निंग्स गाइडेंस से आती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब समझिए हो चुका है। जो हो चुका है उसको भूलना चाहिए, बट ये पावरफुल इंडिकेटर है मेरे लिए आने वाले दिन की बात करें तो। ये मेरे, और ये परचेज मैनेजर्स कह रहे हैं, तो दे आर द एक्चुअल पीपल हु गो कट चेक्स एंड बाय द गुड्स, राइट। तो इसलिए ये मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और ये मैं कहना दूं कि अभी बीच में बहुत खबर आई थी 7 कंसेक्यूटिव लूजिंग स्ट्रीक, तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, ऐसा 7 कंसेक्यूटिव क्या हिस्ट्री क्या हुआ है। तो मैंने देखा कि एक एवरेज निकाला, कितने भी 7 कंसेक्यूटिव डिक्लाइंस थे, उसका मैंने गणित करना है कि क्या हुआ। एक महीने में विन रेट, एवरेज फॉरवर्ड रिटर्न, मिनिमम, मैक्सिमम। तो मेरा कहना है ये 1 मंथ 3 मंथ की बात छोड़िए, मगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 मंथ्स में 92% चांस है कि आपको मिनिमम 16% रिटर्न बनेगा और मैक्सिमम 20% रिटर्न बनेगा। तो आपको बुलिश इंडिकेटर चाहिए, वो 7 दिन का लूजिंग स्ट्रीक ही बुलिश इंडिकेटर। ये बहुत कमाल का डेटा है। तो इंतजार करना चाहिए आपको, राइट। नेचुरली शॉर्टर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है और रिटर्न का रेंज भी बहुत कम होता है। तो नेचुरली 1 साल आउटलुक रखना होगा, मगर ये अच्छा मौका पिछले 7 दिन का था और उस 7 दिन के बाद से मार्केट कहीं गया नहीं है, तो अभी भी निवेश 1 साल के लिए कर सकते। तो मैं क्यों डाला कि समटाइम्स ये बैड न्यूज के पीछे ही एक ट्रिगर है गुड न्यूज का, क्योंकि बैड न्यूज प्राइस में आ जाती है, इसलिए 7 दिन का लूजिंग स्ट्रीक हुआ। तो दिस इज फॉर कि बेस्ट बुलिश इंडिकेटर है कि बुरे दिन पीछे गए। ये बहुत बढ़िया डेटा है। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आपने पूछा कि यील्ड्स के बारे में क्यों हुआ है, तो क्या हुआ है कि 4-5 है इसमें। तो पहली बात है कि अभी रेट्स को हायर फॉर लॉन्गर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और रीजन क्या है कि मेजर सेंट्रल बैंक जो है फेड की तरह, वो अपना टर्मिनल न्यूट्रल रेट को ही बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि इकोनॉमी का रेट ही एक हायर लेवल पे पहुंच रहा है, ये एक कंसेंसस की तरह बन रहा है। दूसरा चीज है कि फिस्कल डेफिसिट और बॉन्ड सप्लाई। क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करने की कोशिश कर रही है, मगर गवर्नमेंट जो है वो डेट इशू के ऊपर डेट इशू कर रही है। तो प्रॉब्लम यह है, अभी यूएस के बारे में आपने देखा होगा कि $40 ट्रिलियन उसकी डेट बढ़ चुकी है, 40 ट्रिलियन। तो नेचुरली फेड जो भी करे या ना करे, मार्केट का रीड है कि लॉन्गर टर्म पैसा महंगा करना चाहिए। तो ये दूसरी है कि गवर्नमेंट्स यूएस में शायद वॉर की फाइनेंसिंग के लिए वो पैसा उठा रहे हैं, राइट। हर व्यक्ति कहाँ में भी हर देश के लिए ऑयल का तो प्रेशर ही है गवर्नमेंट को बोरो करने के लिए, वो है। फिर टर्म प्रीमियम क्या है कि शॉर्ट टर्म में रेट्स को फेड की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करके देख रहे हैं, और जैसे ही लंबा चले उनका रिक्वायरमेंट 10 साल में 4.7, 30 साल में 5.3, जो टर्म, क्योंकि कभी कभी होता था इन्वर्टेड यील्ड कर्व कि शॉर्ट टर्म रेट्स वर हायर देन लॉन्ग टर्म रेट्स, बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है लोगों का कि घट रहा है कि आप फिस्कल डेफिसिट को कम नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, तो मुझे उसके लिए प्रीमियम चाहिए।
और गवर्नमेंट भी क्यों लॉन्ग टर्म में बोरो कर रही है, उनको रीफाइनेंसिंग का रिस्क नहीं चाहिए उतना। शॉर्ट टर्म में बोरो करके रोल ओवर किया तो हर बार उनको फ्रेश मार्केट को अप्रोच करना है, रेट चाहे और भी बढ़े तो ये भी है। तो ये एक बिहेवियरल रीजन है जिसको कहते हैं। और फिर ग्रोथ अच्छा है तो ऑटोमेटिकली लेबर मार्केट टाइट होता है, तो नेचुरली आपको वेज राइज के कारण आपको वो एक अपवर्ड प्रेशर रेट्स के ऊपर भी दिख रहा है। तो ये सब मिलके मैंने डाला है, हर एक का कोई सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबका हाथ है इसमें। और मैं कहूँगा कि इफ यू आस्क मी, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट की बॉन्ड इंश्योरेंस सप्लाई, और ज़्यादा बोरोइंग कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये मेन कारण होगा इसके अंदर से। सर $40 ट्रिलियन का डेट और $1 ट्रिलियन की डेट सर्विसिंग, क्या ये एक भविष्य के बड़े खतरे का संकेत है? देखिए, एज लॉन्ग एज कॉन्फिडेंस इज देयर दे कैन ऑलवेज बोरो टू पे द इंटरेस्ट, नो। वो कॉन्फिडेंस अभी तक यूएस में है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी भी पीपल आर विलिंग टू लेंड बट वांटिंग अ हायर प्राइस, बट नोबडी एक्सपेक्ट द यूएस टू डिफॉल्ट। तो यूएस में निवेश करने के लिए मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस अभी भी है। डॉलर में बॉन्ड्स रखना थोड़ा गोल्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है, वो देख रहे हैं आप, मगर ऐसा कोई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमेरिका के ऊपर नहीं है। उधर इशू रियली क्या है ना, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट क्या कि ट्रम्प का एक प्लान था इसको सॉल्व करने का, जिसका नाम था टैरिफ। वो फ्लॉप हो गया। वो फ्लॉप हो गया। उसने तो, उसको पता था ये इश्यू, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स को घटाने की भी दबाव डाल रहा था पवेल के ऊपर, और टैरिफ का भी उसका। देखिए समझिए, यूएस का टोटल इंपोर्ट है $3.2 ट्रिलियन, उनका एक्सपोर्ट है 2 ट्रिलियन और नेट डेफिसिट था 1.2 ट्रिलियन। ओके, तो 3.2 ट्रिलियन टोटल में आपने 20% भी टैरिफ लगाया तो $650 बिलियन आपको इन्फ्लो आ गया। तो आपका 1 ट्रिलियन का डेट में उतना तो 2/3 मिल गया ना उसमें। वो प्लान फ्लॉप होने से गवर्नमेंट दिक्कत में आई, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, वॉर फाइनेंसिंग। ईरान वॉर को फाइनेंस करने के लिए डिफेंस का ऑर्डर का बुक उनका भयंकर बढ़ा है, तो वो वॉर का कॉस्ट भी आया है ऑन द गवर्नमेंट के लिए। तो कुछ ना कुछ उनको इनकम का सोर्स, इसलिए अभी भी वो टैरिफ के पीछे घूम रहा है, सेक्शन 302, सेक्शन 124, सेक्शन 338, जो भी सेक्शन उठाकर कोशिश कर रहा है, बिकॉज इनकम यूएस को कहां से आएगी नहीं तो। टैरिफ का मामला खत्म नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। वो वापस उसको कैसे लाएगा मुझे पता नहीं, मगर एक पूरी टीम उस पे लगी है। हो सकता है सर कि वहां पे लोगों को समझ में आया भी ये बात कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा के सही किया था अपने देश के लिए। आपने गिरवा तो दिया कोर्ट वोर्ट में जाकर के, अब मजा लो आप, अब रेट बढ़ाएंगे तो और प्रॉब्लम आएगी। ट्रू। और अब आते हैं वो फाइनल क्वेश्चन आपका, मिड एंड स्मॉल कैप की वैल्यूएशन की बात। तो फर्स्ट कॉलम है मिड कैप, सेकंड कॉलम है स्मॉल कैप। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे देखे 12 मंथ फॉरवर्ड पीई एट अ प्रीमियम है टू हिस्टोरिकल मीडियन एंड लार्ज कैप्स को, मिड कैप का। बट स्मॉल कैप में डिस्पर्शन है, राइट? हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा है, बहुत डिस्पर्शन, माने कोई सेक्टर्स की बहुत ज्यादा है, कई सेक्टर्स की उतनी ज्यादा नहीं है। ये बात है, वो बाद में हम सेक्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी इस हिसाब से देखे तो है मोमेंटम मिड कैप में, ऐसी बात नहीं। मैंने बताया कि 22% का आपको ग्रोथ था पैट में सालों साल, और इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी है अनडाउटेडली। मगर स्मॉल कैप का क्या है कि सिक्लिकल सेक्टर्स ज्यादा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो क्या होता है कि इनपुट कॉस्ट में थोड़ा भी स्विंग हुआ तो प्रॉफिट्स भयंकर ये हो सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है, इसलिए बोरिंग कॉस्ट हाई होती है, तो थोड़ी भी सेल्स गिरी तो उनकी अर्निंग्स में भयंकर इंपैक्ट आता है।
तो स्मॉल कैप्स में डेंजर है कि हाई ऑपरेटिंग लिवरेज एक्चुअली, तो उसको साइक्लिकलिटी नाम दे सकते हैं, मगर वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिक्लिकलिटी के कारण पीक में आपको अर्निंग्स ग्रोथ फैबुलस लगेगी और वैल्यूएशंस सही लगेगी, मगर साइक्लिकलिटी में क्या है कि अगली बात बड़े साइकिल के बाद डाउन साइकिल आती है। तो स्मॉल कैप में एक सस्टेनेबल, मिड कैप में है सस्टेनेबल ग्रोथ, स्मॉल कैप में सिक्लिकल के कारण साल और साल में हर सेक्टर का डिफरेंट साइक्लिकल पैटर्न होता है उस हिसाब से। और मोस्टली क्या होता है, लोग निवेश करते हैं जब उनको वैल्यूएशन सबसे हाई लगती है, तभी पैसा आता है। मगर ये वैल्यूएशन का कारण ही है कि आपको फ्यूचर की अर्निंग्स बहुत बढ़िया दिख रही है, और साइक्लिकलिटी में बढ़ने के बाद गिरना ही नाम है साइक्लिकल का। तो साइक्लिकल में निवेश करना चाहिए जब वैल्यूएशन बहुत, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत लो है। तो वो बात है कि आपको सेक्टर वाइज स्टडी करना पड़ेगा। मेरे कहने की बात है कि स्मॉल कैप को यूनिफॉर्मली नहीं देख सकते हैं, राइट? तो लिक्विडिटी और ब्रेथ की बात करें, देखिए मिड कैप के लिए म्यूचुअल फंड से एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप का है, राइट? तो उतना मैं लिक्विडिटी का डाउनसाइड मिड कैप से नहीं देख रहा हूँ, मगर स्मॉल कैप में ये बहुत बहुत है। क्योंकि क्या होता है, फ्लोटिंग स्टॉक कम होती है, तो थोड़ा भी सेलिंग होता है तो प्राइस धड़ाधड़ गिरता है, और बढ़त में भी धड़ाधड़ बढ़ता है, तो दोनों तरफा है। तो मिड स्मॉल कैप वैल्यूएशन में वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे एफआईआई ज्यादा स्मॉल कैप में नहीं निवेश करते, बट फिर भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। बिकॉज अगर एफआईआई आउटलूज हो गया है तो फंड मैनेजर लार्ज कैप खरीदने के लिए स्मॉल कैप को बेच सकते हैं। वो ही रिस्क में पॉइंट आउट कर रहा हूं। और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी करें तो मिड कैप में मॉडरेट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैंने कितना नुकसान हो सकता है, कितना गिरावट हो सकता है। मगर स्मॉल कैप में देखूं तो मैं कहूंगा लो टू मॉडरेट है, क्योंकि ब्रॉड इंडेक्स सेफ्टी लिमिटेड है और डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है। किसी भी सेक्टर में अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आई तो शेयर प्राइस भयंकर गिर सकता है, तो सेफ्टी का मार्जिन बिल्कुल कम है। सो टू समराइज, मैं स्टिल प्रेफर करूंगा मिड कैप्स ओवर स्मॉल कैप्स। ओके, सेक्टर वाइज बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि वेरिएशंस बहुत है, तो नहीं ये नहीं, गलत हो गया ये, सॉरी, नेक्स्ट वन। हाँ, सेक्टर वाइज देखे तो मैं 3-4 की सेक्टर्स को यहाँ पर लिखा है मैंने। तो कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल्स में अच्छी विजिबिलिटी है ऑर्डर बुक की, मल्टी ईयर की, तो यहाँ पर सेफली आप निवेश कर सकते हो। क्योंकि रिस्क खाली ये है कि वैल्यूएशंस अस्यूम कर रही है कि ये 100% ऑर्डर का टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, स्पेशली खास करके डिफेंस फॉर एग्जांपल। ऑर्डर बुक्स है मगर टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो अर्निंग्स में ट्रांसलेट नहीं होगा। तो यू कैन इन्वेस्ट, बट खाली एक्सिक्यूशन को ट्रैक करना जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ईएमएस की बात करें तो क्या उधर स्ट्रक्चरल लोकलाइजेशन एक्सपोर्ट की टेल विंड्स है, बट मार्जिन सेंसिटिविटी एंड अग्रेसिव कैपेसिटी रैंप अप के कारण क्वार्टरली कोई भी मिस आए तो बहुत डेंजर है। क्योंकि वहां पर जैसे जो भी हो, आईफोन्स या टेलीविजन, इनके ऊपर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए निवेश कर रहे हैं तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, तो मार्जिन फॉर एरर कम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि एक्सपोर्ट की सपोर्ट जरूर है, मगर मार्जिन और जो जिन्होंने जस्ट कैपेसिटी को बढ़ाया है उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रेशिएशन कॉस्ट ज्यादा होगी, तो इसके कारण थोड़ा भी अर्निंग्स में मिस हो सकता है, तो मार्केट की रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है। ये थोड़ा इस सेक्टर में सावधान रहना है। फिर हमारी बैंक्स और एनबीएफसीज, यहाँ पर पॉजिटिव है, बैलेंस शीट एनपीए लेवल सब लो है, और क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है, और इंडस्ट्रियल्स के हिसाब से इनकी वैल्यूएशन अभी भी सस्ती है रिलेटिवली।
तो ये मैं एक सेफ सेक्टर मानता हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज एक बेटर बेट होंगे। फार्मा और हेल्थ केयर जिसमें फॉर्मुलेशन सीडीएमओ वाली बात करते हैं, तो अभी जेनेरिक में स्टेबिलिटी आ गया है, प्राइस के ऊपर कंपटीशन के कारण जो इरोजन था वो कम हुआ है, और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस का भी कंसिस्टेंट कैश फ्लोज आ रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि एज अ डिफेंसिव कंपोनेंट ये अच्छी है आपके पोर्टफोलियो में रखना। मिड एंड स्मॉल कैप में फार्मा और हेल्थ केयर एक सेफ्टी के तौर पर आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग दिलवा सकते हैं। जो हिस्टोरिकली उनके ऊपर एक दबाव था जेनेरिक्स के ऊपर प्राइसिंग, ठीक है। स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी भी नेगेटिव है। अर्निंग्स की जिम्मे में भी डिस्कस किया कि प्रेशर था, तो क्या है कि डी स्टॉकिंग और चाइना का एक्सपोर्ट डंपिंग इनके ऊपर रियलाइजेशन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और अनलेस ग्लोबल डिमांड आपको पॉजिटिव टर्न हो, इनके लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति है। तो इससे थोड़ा दूर रहने की सलाह दूंगा मैं स्पेशलिटी केमिकल्स को। तो ग्लोबली एक स्लोडाउन की बात हो रही है, तो उनकी रिकवरी से, नहीं तो चाइना का कंपटीशन ये सह नहीं पा रहे हैं, ये भी है। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और रिटेल, यहाँ पे देखिए वो प्रीमियमाइजेशन स्टोरी अभी भी चल रहा है, ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन पे अभी आया नहीं है। ये 2-3-4 साल से देख रहे हैं ये प्रीमियमाइजेशन ही चल रही है, ब्रॉड बेस में अभी उतना नहीं है। मगर क्या सोच है कि अभी ब्रॉडर कंजम्पशन में वॉल्यूम का एफएमसीजी स्टेपल्स में आपको दिख रहा है कि अंटिल दैट इम्प्रूव्स, और इसमें मॉनसून का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि अंटिल दैट इम्प्रूव्स आपको स्टिल प्रीमियम प्ले ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो ये है ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप की समरी मेरी तरफ से। और तो सर ये अगर हमने जो बुल केस और बेयर केस सब डिस्कस किया है, आपका मन किस पे ज्यादा वे करने के लिए करता है, बुल ट्रिगर में, बेयर ट्रिगर में? बुल ट्रिगर में। मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए बेयर ट्रिगर में जैसे मैंने कहा पॉसिबल आरबीआई रेट हाइक, एफआईएस का रुझान नहीं है, मगर डीआईएस और निडी का बाय एंड लार्ज सपोर्ट मार्केट को है। इसलिए आपको मार्केट बेयर केस माने मार्केट की गिरावट का उतना मुझे वरी नहीं है, राइट। अब ये बुल केस को मैं सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि देखिए वॉर खत्म हो गया तो तेल वापस 70 के लेवल पे आ गया, या फिर यूएस में भी सिचुएशन बदलती है कि मैंने देखा कि उधर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वीक हो रही है, रिटेल का सेल्स भी थोड़ा वीक हो रहा है, तो फेड के मन में भी बदलाव आके रेट कट का माहौल बना तो एक इमर्जिंग मार्केट फ्लोज की ओर आ सकता है। तीसरी बात है कि मेरी जो उम्मीद है कि मैंने लिखा नहीं स्लाइड में कि फेस्टिवल सीजन हमारे सामने है, तो फेस्टिवल सीजन के नंबर्स अच्छे ना, ऑलरेडी ऑटो के नंबर जून जुलाई में अच्छे थे, तो फेस्टिवल के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी अच्छा आने लगा, डिमांड अच्छा है। क्योंकि ऑनेस्टली देखिए मैं इकोनॉमी की बात इसलिए कर रहा था कि वॉर का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर है बट इकोनॉमी के ऊपर उतना नहीं है। देखिए ऑटो कंपनीज में भी देखिए सब लोग अभी थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ाने लगे हैं, यानी कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, राइट। थोड़ा प्राइस इंक्रीज करने की कॉन्फिडेंस है इन मैन्युफैक्चरर्स को। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी के बारे में उतना डरावट नहीं है मुझे। फिस्कल सिचुएशन में भी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट ठीक रही है, तो मेरा मानना है कि बुल रैली के लिए एफआई की वापसी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कह रहा हूं। तो उसके अलावा आप देखें तो एक स्ट्रांग बुल रैली नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में। तो व्हाइल आई एम इन द फेवर ऑफ बुल्स, मैं उसको एंटी बेयर स्ट्रेटजी कहूंगा रादर देन रियली एज अ प्रो बुल स्ट्रेटजी। ओके, जिस दिन मुझे ऑयल का रिवर्सल दिख रहा है और फेड का रेट कट भी सामने दिख रहा है, तो फिर शायद थोड़ी एफआई की फ्लोस बढ़ सकती है, तो फिर मार्केट शायद वो प्रीवियस हाई की ओर पहुंच सकता है। अभी भी वी आर 2000 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई ना। यस, 2000 पॉइंट्स को लार्ज कैप में कवर करना बहुत भैया ऐसा नहीं है। आपको मेरे ख्याल में 1.5 लाख करोड़ की खरीदारी की जरूरत है।
इतना फ्लोटिंग स्टॉक है उधर, तो हम ये महीने पे, ये हफ्ते पे 1,000 2,500, इन्होंने 10,000 20,000, काम नहीं चलेगा भैया। मुझे 1.5 लाख करोड़ की खरीदारी 1-2 महीने में अगर आई, कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज कैप, ये DIS का पैसा 60% मिड एंड स्मॉल कैप में जाता है भैया। So pure DIS cannot take your Sensex and Nifty up to lifetime high, साफ जाहिर है, नो डाउट। तो अगर FI की वापसी आनी, वो भी ढंग से आनी चाहिए। ये 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ से नहीं चले काम। तो उसके लिए माहौल में, जैसे मार्च में उन्होंने 1.5-1.25 लाख करोड़ निकाला था मार्केट में वॉर के पहले मंथ में, वैसे एक महीने में उनको 1.25 लाख करोड़ डालना है, तब आपको मार्केट लाइफ टाइम में पहुंचेगी। तो इसलिए बुल केस कह रहा हूं, मगर बुल माने एकदम आप लाइफ टाइम हाई वापस आना मत सोचिए। 25,000 पहुंचा तो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। और देखते हैं Q2 भी शुरू हो जाएगा सर फेस्टिवल सीजन के बीच में ही, अक्टूबर में। हाँ, इस बार दिवाली कब है? 12 नवंबर से। ओके, तो तब तक तो इस क्वार्टर का अर्निंग्स भी आ चुका होगा। यस, लार्जली पूरा आ चुका होगा। पूरा हो चुका। तो दिवाली कैसी होती ये पता चल जाएगा हम लोग। करेक्ट, आई थिंक, बट फेस्टिवल सीजन उसके पहले ही शुरू हो जाता है, एक महीना। फेस्टिवल में नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। हाँ, गणेश चतुर्थी आता है ना अभी कभी कहीं पे? गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को मेरे ख्याल में, 10 सितंबर। तो अभी उससे पहले जन्माष्टमी और इन सबसे शुरू हो जाएगा फेस्टिवल सीजन। हाँ, फिर आपका दिवाली तक चलेगा। दिवाली 12 नवंबर की, उससे पहले दशहरा और नवरात्रि ये सब खूब होते रहेंगे। तो इंटरेस्टिंग है। तो फाइनली आप कह रहे हैं कि आप प्रो बुल नहीं है, एंटी बेयर है, एंटी बेयर। तो इसलिए अगर आप ऐसी स्थिति रखेंगे तो खरीदने के लिए सही वक्त है। खरीदने के लिए सही, आपको ज्यादा निवेश करने से ज्यादा डाउनसाइड नहीं आएगा, मगर ग्रेजुअली आप अक्यूमुलेट करोगे तो एक ना एक दिन ये मैं प्रो बुल तो बनूंगा व्हेन FIs आर कमिंग बैक, तब इसका फायदा आपको भरपूर मिलेगा। तो वो 1 साल के बाद 16 से 20% का रिटर्न का 90% प्रोबेबिलिटी जो है वो बात हो सकती है, मगर 1 साल तो अगले अगस्त सितंबर की बात कर रहे हैं। यस, उसके पहले बहुत कुछ होना है। उससे पहले बहुत कुछ होना है। और 15 सितंबर के आसपास, 15-16 सितंबर को फेड की मीटिंग भी है, तो उसमें भी बहुत कुछ होना है। और RBI का अक्टूबर 5 या 6 में होगा। हाँ, उनको होगा। और अगले महीने का जो 10 तारीख को आएगा अपना एम्फी डेटा, वो देखना होगा हमें, क्योंकि इस महीने वाले में कुछ गड़बड़ चीजें दिख रही थी। कंटिन्यू होती है या वन ऑफ था, ये रूल आउट करना होगा। करेक्ट। तो वो भी कई सारी चीजें होने वाली हैं। और बाकी फिर अभी वो नंबर हमको कहीं नहीं दिखे कि फेस्टिवल सीजन की वजह से इन्वेंट्री की पोजीशन क्या है, ऑर्डर बुकिंग कितनी, वो सब खबरें आ नहीं रही ज्यादा। तो उससे अंदाजा लगेगा कि फेस्टिवल सीजन कैसा जाने वाला है, वो सब भी होंगी। बट बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक आने वाले समय में होने वाले, और मार्केट एक डायरेक्शन ले, ये हम सबों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन उसको लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलते हैं और देखते हैं कि तब तक क्या तस्वीर बनती है।